वेलकम टू द बेस्ट कॉमेडी स्पोर्ट्स चैनल इन इंडिया। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। लोग एडिटिंग के लिए कहीं और जाते हैं बट नॉलेज के लिए यहीं आते हैं। आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं टीकेओ की जो एंट्री है बॉक्सिंग में उस पर वीडियो बनाऊं और उस पर मैं वीडियो बना रहा हूं, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल हम अच्छी सच्ची और बहुत सारी टुच्ची खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली खबर जॉन जोन्स को लेकर है और इसके बारे में बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक है, डेना वाइट ने यह बात क्लियर की है कि जॉन जोन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है टॉम एस्पिनॉल से फाइट करने के लिए। जॉन जोन्स जो है वो टॉम एस्पिनॉल से फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पहले से पता होंगी, और मैं एक बार फिर से फटाफट दोहरा देता हूँ ताकि जो नए लोग आए हैं उनको भी पता चल जाए। मैंने जॉन जोन्स के बारे में कुछ बातें की थी पहले भी, और एक बार फिर से मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जॉन जोन्स को टॉम एस्पिनॉल से फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुन लिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। जॉन जोन्स की लेगेसी के लिए टॉम एस्पिनॉल से फाइट करने की ज़रूरत उसको है नहीं। उसकी लेगेसी में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं कि उसको टॉम एस्पिनॉल की ज़रूरत है नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि टॉम एस्पिनॉल से उसको फाइट करना चाहिए था, स्टीफन मियोचिच से फाइट नहीं करना चाहिए था। मैं कहूँगा कि अगर तुमको लगता है कि नया कॉमेडी स्पोर्ट तुम देख रहे हो ना आज के हिसाब से, तो बिल्कुल सही है। बेस्ट अगर हमें हैवीवेट डिवीजन में निकालना है तो उसके लिए हमें टॉम एस्पिनॉल से फाइट देखनी चाहिए जॉन जोन्स की। बट अगर हम लेगेसी की बात कर रहे हैं तो लेगेसी के लिए स्टीफन मियोचिच वाली फाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉम एस्पिनॉल वाली फाइट से। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं यार स्टीफन मियोचिच तो बिल्कुल टूटा हुआ इंसान नजर आ रहा था। स्टीफन मियोचिच का बिल्कुल थर्ड क्लास वर्जन जो है वो टॉम एस्पिनॉल से जॉन जोन्स से फाइट कर रहा था। मैं आपसे पूरी तरह एग्री करता हूँ, पर जब लेगेसी होती है ना, लेगेसी आज से 10 साल बाद देखी जाती है। तो 2035 या 2040 में जब कभी आप इस रिकॉर्ड पे देखेंगे जॉन जोन्स के, तो आपको स्टीफन मियोचिच पुराना दिखाई नहीं देगा। और अगर उस रिकॉर्ड में टॉम एस्पिनॉल नहीं भी है ना, तो भी आप कहेंगे कि जॉन जोन्स ने अपने जनरेशन से पहले की जनरेशन के सारे बड़े फाइटर्स को हराया और बाद की जनरेशन के सारे बड़े फाइटर्स को हराया और अपनी जनरेशन के बड़े फाइटर्स को हराया। मैं आपको इसका एक और परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। आप जाके रिकॉर्ड निकालिए फ्लॉयड मैवेदर का। आप फ्लॉयड मैवेदर के रिकॉर्ड में से आप कनेलो अल्वारेज की फाइट निकाल दीजिए, क्योंकि कनेलो अल्वारेज उभरता हुआ स्टार है ना। उस समय कनेलो अल्वारेज एक उभरता हुआ स्टार था, जैसे कि टॉम एस्पिनॉल एक उभरता हुआ स्टार है। अगर कनेलो अल्वारेज से फाइट नहीं भी करता ना फ्लॉयड मैवेदर, तो उसकी लेगेसी में कोई फर्क नहीं आने पड़ता। ठीक है, जब हमने ये बात फिक्स कर ली कि इसकी लेगेसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अब बात को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। लेगेसी की बात क्लियर होने के बाद बात ये आती है कि एक्चुअली हैवीवेट डिवीजन में नंबर 1 फाइटर कौन है। हैवीवेट डिवीजन में नंबर 1 फाइटर इंग्लैंड से आता है और उसका नाम है टॉम एस्पिनॉल, ना कि जॉन जोन्स। अगर जॉन जोन्स फाइट करने में डिले करता है, फाइट करने में शर्त करता है, कुछ भी करता है, तो उससे स्पष्ट समझ में आता है कि नंबर 1 फाइटर कौन है, टॉम एस्पिनॉल। अब इसके आगे चलते हैं। क्या जॉन जोन्स टॉम एस्पिनॉल से डरता है? दोस्त नहीं। जॉन जोन्स में हजारों गलतियां हो सकती हैं। जॉन जोन्स को आप हजारों बातों के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट जॉन जोन्स को इस बात के लिए आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि वो किसी से डरता है, क्योंकि वो नहीं डरता है। हाँ, जॉन जोन्स को ये नज़र आता है कि टॉम एस्पिनॉल एक टफ फाइटर है, जवान है, उससे काफ़ी कम उम्र है उससे ताकत उसमें काफ़ी ज़्यादा है, वो नेचुरली हैवी वेट का फाइटर है, और जॉन जोन्स लाइट हैवी वेट से प्रमोट होकर यहाँ पे आया। तो जॉन जोन्स को एक बहुत बड़ी रिस्क नज़र आती है इस पूरी फाइट में। उसको ये समझ में आता है कि उसकी लेगेसी अफेक्ट हो सकती है। अभी तक उसके पास कोई भी लॉस नहीं है, एक तो डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा, बट अगर ये फाइट हारता है तो एक्चुअल जेन्युइन लॉस हो जाएगा। डोमिनिक रियस वाली फाइट भी है, बट ठीक है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअली एक लेजिटिमेट लॉस हो जाएगा। तो अगर जॉन जोन्स को अपनी लेगेसी दांव पे लगानी है, अगर जॉन जोन्स को एक हार का खतरा उठाना है, तो जॉन जोन्स चाहता है कि उसको उस हार के खतरे के लिए, अपनी लेगेसी को दांव में लगाने के लिए इज्जत से पेट भर के पैसे दिए जाए। तो जॉन जोन्स की इकलौती शर्त पैसा ही थी। जॉन जोन्स सही पैसे के लिए किसी भी आदमी से फाइट करेगा, इस बात पे कोई शक और दो राय मुझे है नहीं। और मुझे लगता है कि 2025 में हम, या फिर 2026 में मार्च के पहले, जॉन जोन्स वर्सेस इस टॉम एस्पिनॉल देखेंगे। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है UFC के जो बड़े भाई लोग हैं उनसे, कि वो फाइट जब होगी तब होगी, बट मेरे हिसाब से अभी इंटरिम टाइटल हटा देना चाहिए टॉम एस्पिनॉल से और उसको पूरा चैंपियन बना देना चाहिए, और जॉन जोन्स से वेकेट करवा देना चाहिए टाइटल। दैट इज़ फेयर टू टॉम एस्पिनॉल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाई जो पहली बार आ रहा है ना, वही हम डिटेल में बात करते हैं। मेरा काम ये नहीं है कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने नीली चड्डी पहनी, उसने लाल चड्डी पहनी, ये सब बताने के लिए आपके पास चैनल है। थोड़ा सा अगर डीप में घुसेंगे नहीं तो फिर हम में और दूसरों में क्या फ़र्क रह जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर मैक्स हॉलोवे और डस्टिन पोरिये को लेकर है। ये माना जा रहा है कि डस्टिन पोरिये की आखिरी फाइट जो है वो मैक्स हॉलोवे से होने वाली है। मैक्स हॉलोवे और डस्टिन पोरिये अपनी लाइफ में तीसरी बार एक दूसरे से फाइट करते हुए नजर आएंगे। अगर आपको पहली फाइट याद है तो आपको पता होगा कि ये फाइट जो है वो टक्कर की फाइट नहीं थी, बट दूसरी फाइट बहुत टक्कर की फाइट थी। दूसरी फाइट मैंने स्कोर की थी 48-47, 48-47, 48-47 और मेरे ख्याल से जजेस का भी ये स्कोर था। बट वो फाइट ऐसी नहीं थी कि बहुत से मौके ऐसे आए हों जहाँ मैक्स हॉलोवे जीतता हुआ नजर आ रहा हो। वो फाइट में ऐसा था कि टक्कर की फाइट ज़रूर थी, बट डस्टिन पोरिये एक कदम आगे नजर आ रहा था। इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या हम लोग ये फाइट देखना चाहते थे। टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं देखना चाहता था ये फाइट फिर से, बट यार डस्टिन एमएमए की दुनिया से जा रहा है तो उसको जो फाइट में ज़्यादा पैसा मिले उसे वही फाइट करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इस फाइट को देखने बहुत सारे लोग आएंगे, पेपर व्यू फाइट होगी एंड आई एम ओके विथ इट। और ये बात मैं मानता हूँ कि इस बार ये फाइट पिछली बार से ज़्यादा टक्कर की होगी क्योंकि मैक्स हैज़ इम्प्रूवड अ लॉट। मैक्स में स्किल की पहले भी कमी नहीं थी, बट अभी ये जो 155 वाला जो मैक्स है ना, ये ताकतवर भी है, इसमें ताकत भी है। हमने लास्ट टाइम जब इन दोनों की फाइट देखी थी तो ऐसा लग रहा था कि मैक्स हॉलोवे जो है ना वो बलून अब 145 है। इस समय जो मैक्स हॉलोवे जो दिखाई देता है वो लेजिटमेट 155 दिखाई देता है। जहाँ तक प्रेडिक्शन और एनालिसिस की बात है बाद में हम करेंगे। एक बात और इंटरेस्टिंग है ना, मैं आपको चाहता हूँ कि आप जिस दिन हबीब चैंपियन बना था ना, आप जाके वो टॉप 10 निकालिए लाइट वेट का यूएफसी में। उसमें जितने बड़े खूंखार आदमी थे ना, उनमें से ज़्यादातर ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आप जस्टिन गेची को रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको जस्टिन गेची अलग ही नज़र आएगा। आप डस्टिन पोरिया को रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको डस्टिन पोरिया अलग ही नज़र आएगा। आप एडी अल्वेरेस को कैसे भूल सकते हैं यार, अंडरवर्ल्ड किंग को, अंडरग्राउंड किंग को। आप अलकुकुई टोनी फर्ग्यूसन को कैसे भूल सकते हैं, उस जमाने के। बाद के लॉन्डो ने जगह लेने की कोशिश की बट उनकी जगह कभी वो नहीं ले पाएंगे। ये बात सच है कि मेरा मानना है कि एलेक्स पर माफ़ कीजिएगा इस्लाम ने हबीब से ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस किया है, बट मेरा मानना है कि हबीब का जो वेट क्लास था उसके जो टॉप 10 फाइटर थे वो ज़्यादा खूंखार थे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। और हाँ भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले लाइक तो तुम अभी कर दो वीडियो को। ऐसी खबर मिली है कि अगर आप लाइक कर दो तो वीडियो शायद ज़्यादा लोगों तक रीच करता है। इतना तो आप कर ही सकते हो। अगली खबर जो है वो अरमान सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर है। अरमान सूर्यवंशी ने यह बात पूरी तरह रियलाइज़ कर दी है कि उसको फिर से रीमैच नहीं मिलने वाला है इस्लाम मकाचेव से जब तक कि वो एक और फाइट जीतेगा नहीं। आप इसको सज़ा समझ लीजिए या फिर कुछ और समझ लीजिए, आप पर है। पर मेरे हिसाब से तो यह सज़ा ही है, क्योंकि फाइटर जो पीछे हटा था एक लेजिटिमेट कारण की वजह से हटा था। आप उसको पेनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो इंजरी के साथ फाइट नहीं किया। इंजरी के साथ फाइट करता, हारता और फिर बाद में बहाने बनाता तो भी आप उसको ये बोलते कि रंडी रोना कर रहा है। खैर, जब ये बात तय हो गई है कि इस्लाम मकाचेव से उसको नेक्स्ट फाइट नहीं मिलेगी और एक फाइट उसको करनी ही पड़ेगी, तो सरूक्यान ने यह बात स्पष्ट की है कि कौन से 3 फाइटर हैं जिनसे वो एक्चुअल में फाइट करना चाहता है। मैं इन तीनों के नाम दे देता हूँ, फिर एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फाइटर के बारे में बात की उसने कि इलिया टोपुरिया अगर 155 में आना चाहता है तो वो उसका वेलकम कर सकता है वो 155 में। दूसरे फाइटर जिसकी उसने बात की वो थी चार्ल्स ओलिवेरा की, कि वो चार्ल्स ओलिवेरा से एक बार फिर से रीमैच करना चाहता है क्योंकि पिछले मैच में कुछ कन्फ्यूजन रह गया था। तो उस कन्फ्यूजन नहीं रह गया था, मेरे हिसाब से चार्ल्स जीता था। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि अरमान जीता, तो उनसे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फाइट क्लोज थी। और तीसरा फाइटर जिसका उसने नाम लिया वो है जस्टिन गेची। ठीक है, सबसे पहले इलिया टोपुरिया की बात कर लेते हैं। देखिए, इलिया टोपुरिया अगर इस डिवीजन में आएगा तो इलिया टोपुरिया की टीम ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि काका हम यहाँ पे आलू छीलने के लिए नहीं आ रहे, यानी कि हम कंटेंडर फाइट में नहीं फाइट करेंगे, हम सीधे सीधे चैलेंज करेंगे टाइटल के लिए। यानी कि इलिया टोपुरिया अगर 155 में पहली फाइट करेगा तो वो फाइट टाइटल के लिए होगी। अब आप सोचिए कि यह कैसे पॉसिबल है, क्या इस्लाम से सीधे उसकी फाइट होगी? टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है कि इस्लाम थोड़ा सा वेट कर रहा है बिलाल की फाइट का और उसके बाद वो मूव करेगा 170 पाउंड में। और जो वो 170 पाउंड में मूव करेगा तब टाइटल वेकेट होगा, और जब टाइटल वेकेट होगा तो 2 नए फाइटर्स को टाइटल के लिए फाइट करने का मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से तब आप देख सकते हैं चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टोपुरिया। ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, एक नॉलेज बेस, एक्सपीरियंस बेस एस्टिमेट है। अब तीसरे फाइटर की जो बात की थी वो चार्ल्स ओलिवेरा की। मेरे हिसाब से चार्ल्स ओलिवेरा को सिर्फ टाइटल फाइट के लिए वेट करना है, उसको ये सब फाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसी कोई फाइट आती है जिसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज चार्ल्स ओलिवेरा हैज़ नो इंटरेस्ट इन फाइटिंग अरमान सरूक्यान अगेन, और मेरे को ये फाइट देखना भी नहीं।
ठीक है, जब देखना ही नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, शायद मैंने जस्टिन गेची की बात नहीं की, राइट। जस्टिन गेची ने अपने कह दिया है कि उसको एक और 2 फाइट बाकी है। जस्टिन गेची ने ये भी कहा है कि वो एक्चुअली चैंपियन से फाइट करना चाहता है, इस्लाम से। तो टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली जस्टिन गेची के इस्लाम से फाइट करने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत की सर वीकेंड को इस्लाम की फाइट मिले। और जस्टिन गेची मेरे ख्याल से फाइट नहीं करना चाहेगा सर वीकेंड से। अब अगर मैंने पर्सनल पूछे तो एक्चुअली जस्टिन गेची ने शानदार परफॉर्मेंस दी। एक वेटरन की परफॉर्मेंस होती है ना, जिसको सारी ट्रिक और टिप्स पता होती है कि कैसे कैसा करना है फाइट में, वैसी परफॉर्मेंस थी दोस्त। बट सच ये है, बहुत दुख के साथ ही सही, बट सच तो ये है कि मेरे को जस्टिन गेची स्लो नजर आया। पावर जस्टिन गेची के पास अभी भी है, बट जस्टिन गेची स्लो है। ये जस्टिन गेची को मैं किसी भी तरीके से इस्लाम मकाचब से जीतता हुआ नहीं देख सकता, या फिर नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसा कहना चाहिए। एनीवेज, तो ये तीनों की बात कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। मागोमेड अनकलेव ने ये बात एक बार फिर से स्पष्ट की है कि वो अगली फाइट एलेक्स पेरेरा से रीमैच ही चाहता है। उसका कहना है कि बाकी सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, सिर्फ पैसे की बात रह गई है और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना रह गया है, एंड आई एम हैप्पी विद इट। फाइट क्लोज थी, दोबारा हमें फाइट देखनी चाहिए। एलेक्स पेरेरा ने इतने सारे डिफेंस किए तो ही डिजर्व अ रीमैच, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कई किसी ने कहा कि एलेक्स पेरेरा के लिए बहुत बड़ी हार थी। एक्चुअली हार तो थी, पर बहुत बड़ी। देखिए, जो सुपरस्टार्स होते हैं ना, ये जो फैन क्लब होता है ना, जो फैन बेस होता है, वो हार के बाद एकदम से अपने फाइटर से दूर नहीं चला जाता है। वो एक्चुअली विश करता है कि फाइटर विल मेक अ कम बैक। तो हार तो थी, बट आपको पता है हारने के बाद जीतने के में कितना मजा है। इसीलिए एलेक्स पेरेरा के करियर की ये पहली हार नहीं है, उसकी एमएमए की भी पहली हार नहीं है, दूसरी हार नहीं है, तीसरी हार है। किक बॉक्सिंग का करियर भी बीच बीच में हार से भरा पड़ा हुआ है। इसलिए एलेक्स पेरेरा पहली बार ये चीज़ नहीं देख रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एलेक्स पेरेरा की उम्र इतनी हो गई है कि हार का इफेक्ट पहले से कहीं ज़्यादा होगा, ये बात मैं एग्री करता हूँ। बट इस फाइट में एलेक्स पेरेरा के हारने से टू बी ऑनेस्ट सभी को फायदा होगा। एलेक्स पेरेरा को भी फायदा होगा, मागोमेड अनकलायव को तो फायदा हो ही रहा है, यूएफसी को भी फायदा हो रहा है। ये जो है ना, गधा गाना गाया और गधा कान हिलाए वाला, कि एक ने कह दिया कि यूएफसी को इससे नुकसान होगा तो सारे चूतिया बोलने लगे कि यूएफसी से नुकसान होगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कैसे यूएफसी को कोई नुकसान नहीं होगा, एलेक्स पेरेरा को कोई नुकसान नहीं होगा, मागोमेड अनकलायव को तो नुकसान होगा ही नहीं। हाँ, पर दिक्कत तब होगी दोस्त जब एलेक्स पेरेरा को दोबारा हरा दे मागोमेड अनकलायव। हाँ, तब दिक्कत होगी यूएफसी को। फिर यूएफसी को उसको रीब्रांड करके लाइट हैवीवेट से हैवीवेट में पहुंचाना पड़ेगा, पर तब तक कोई नुकसान नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है एक्चुअली वो बिजनेस साइड को लेकर है, कॉम्बैट साइड को लेकर नहीं है, पर उम्मीद है कि आप बने रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने यूएफसी 313 देखा है तो इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट जो बाहर लोग जो पेपर व्यू बाय करते हैं, इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग मॉडल है, अमेरिका में पेपर व्यू मॉडल है। तो अमेरिका में जो पेपर व्यू मॉडल बाय करते हैं वो लोग ESPN प्लस, जिनके पास सब्सक्रिप्शन होते हैं ESPN प्लस का, उनके साथ वो बाय करते हैं। उनको बाय करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद जो ब्रॉडकास्ट था पेपर व्यू बायर्स के लिए वो भी इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद हद तब हो गई जब पेपर व्यू खत्म होने के बाद सिर्फ 15 मिनट बाद ESPN ने अनाउंस किया कि ये वो जितने भी लोगों ने पेपर व्यू बाय किया था, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आई होगी ना, तो वो फिर से पेपर व्यू का रिप्ले देख सकते हैं, ESPN प्लस के सब्सक्राइबर अगर वो हैं तो। ये सारी बातें यूएफसी को पसंद नहीं आई, और क्यों आती, खैर यूएफसी को छोड़िए, अब TKO को पसंद नहीं आई जो यूएफसी की पेरेंट कंपनी है। बहुत सिंपल सा है कि अब यूएफसी और ESPN की जो डील थी वो खत्म होने वाली है। और यूएफसी किस किस से बात कर रहा है? यूएफसी बात कर रहा है वार्नर ब्रदर्स से, सॉरी यूएफसी यूएफसी बोल रहा हूँ, TKO बात कर रहा है वार्नर ब्रदर्स से। उनका वार्नर ब्रदर्स के साथ जाने में इकलौती प्रॉब्लम ये आ रही है कि TKO के अंदर WWE भी है, पर वार्नर ब्रदर्स के अंदर WWE का जो कंपटीशन है शायद AEW। यार मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ रेसलिंग वालों को, मैं एक्चुअली 10-15 साल से नहीं देख रहा हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। AEW शायद उनका नाम है। तो वो वार्नर ब्रदर्स के अंदर जो टेलीविजन नेटवर्क है उसमें आता है, तो वो एक प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरा ऑप्शन डिज्नी है, डिज्नी के अंदर ऑलरेडी ESPN है। तो आप कहेंगे कि भाई दोनों में फ़र्क क्या? फ़र्क ये है कि डिज्नी की मांग ये है कि ESPN में पेपर व्यू फाइट्स आए, और जो फाइट नाइट फाइट आए वो जो उनका मेन चैनल है डिज्नी का अमेरिका में, ABC, उसके अंतर्गत आए। यानी समझ रहे हो, जो नॉर्मल फाइट है वो ABC में आए, और जो पेपर व्यू फाइट है वो ESPN प्लस में बनी रहे। तीसरी जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है नेटफ्लिक्स से।
नेटफ्लिक्स से बात करने में इकलौती बात यह है कि क्या नेटफ्लिक्स इतना बोझ सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स की इज्जत बहुत गिरी थी माइक टाइसन की फाइट के बाद। आप सभी को याद है ना, माइक टाइसन के बाद कितने बफरिंग इशू हमने देखे थे। पर यह है कि ESPN के साथ उनका ऑलरेडी समझौता हो चुका है। WWE TKO के अंदर ही आता है, और WWE के शायद स्मैकडाउन या फिर रॉ, दोनों में से एक जो है वो ESPN में आने वाला है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में नहीं, बट वर्ल्ड वाइड। इन सब चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक्चुअली UFC को फर्क पड़ता है। देखिए, UFC को पिछले बार पूरी डील के लिए $1 बिलियन मिला था, और यहाँ पे UFC उम्मीद कर रही है कि उसको हर एक साल के लिए $1 बिलियन से $1.5 बिलियन के आसपास मिलेगा, वो भी गारंटीड। अब इन सब बकचोदी का मतलब क्या है, कि इससे आपको क्या फ़ायदा है, इससे आपको क्या नुकसान है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडिया वालों को तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है इससे, बट बात वहीं ख़त्म नहीं होती है। आप समझ लीजिए, UFC के पास जब हर पेपर व्यू में 600,000 बायस जो है वो गारंटी करता है ESPN, और अब देख रहे हैं आप कि $1 बिलियन, $1.5 बिलियन की अगर बात करेंगे ना, तो लगभग लगभग $800,000, 800,000 पेपर व्यू बाय जो है वो गारंटी करेगा ESPN। यानी कि UFC को पेपर व्यू बेचने में इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब काम ESPN करेगा। पेपर व्यू UFC का कैसा भी है, UFC को एक फिक्स्ड इनकम आती रहेगी, तो पेपर व्यू का अच्छा बनाने की ज़रूरत क्या है। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप जाइए 2015, 2016, 2017, 2000, इवन 18, 18, आप इन चारों सालों के पेपर व्यू निकालिए और आपको पेपर व्यू की क्वालिटी आज के पेपर व्यू की क्वालिटी से कई गुना बेहतर नजर आएगी। कारण कारण सिंपल था कि वहाँ पे कोई गारंटीड पेपर व्यू बाय नहीं था, जैसे ESPN आज दे रहा है या फिर जो नेक्स्ट कंपनी आने वाली है वो दे रही है। इसीलिए उनको पेपर व्यू बेहतर बनाने पड़ते थे। अब वो पेपर व्यू उनको बेहतर बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना, इसलिए ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर मेरे वन ऑफ द फेवरेट फाइटर के बारे में है, और क्योंकि वो UFC के बाहर था इसलिए मेरे को उसके बारे में बात करने का मौका बहुत कम मिलता था। और ये फाइटर है पेट्रिसियो पिटबुल। पेट्रिसियो पिटबुल का कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि याइर रॉड्रिगेज की उम्र उससे काफ़ी कम है। ये बात भी सही है कि याइर रॉड्रिगेज एक बहुत शानदार डायनामिक फाइटर है। ये बात भी सही है कि याइर रॉड्रिगेज के जीतने के चांसेस सट्टेबाजों के अनुसार ज़्यादा है, बट उसके पास पावर है जिसका जवाब याइर रॉड्रिगेज के पास नहीं है। एंड आई एग्री विथ पेट्रिसियो पिटबुल 100%। दोस्त यार, ये आदमी ना अपनी उम्र के इस पड़ाव में आ रहा है जहाँ पे उसका रिटायरमेंट शायद 1-2 साल दूर है। अगर ये लौंडा 3 साल पहले आया होता ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि 145 का कंटेंडर होता। ही इज़ वेरी गुड, बट इसने अपने कैरियर में एक बहुत बड़ी गलती की जो 135 में जाने का डिसीजन लिया। एक्चुअली 145 का चैंपियन था, 155 का चैंपियन था बेलाटोर में, और इसने सोचा कि मेरे को 3 डिवीज़न का चैंपियन बनना है, इसलिए 135 में गया। और वो जो वेट कट किया ना, उसके बाद मुझे ये फाइटर कभी अपने फिजिकल पीक में नहीं दिखाई दिया। तो पेट्रिसियो पिटबुल जो आ रहा है ना, वो बहुत शानदार फाइटर होगा, बट आपको इमेजिन करना होगा कि वो एक्चुअली असली जो पेट्रिसियो पिटबुल था ना आज से 4 साल पहले, वो इससे 2 गुना बेहतर था। बट एनीवेज, मुझे अभी भी ये लगता है कि पेट्रिसियो पिटबुल शुड बी एबल टू बीट याई रॉड्रिगेज। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे तो और भी खबरें हैं, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो आपकी ज़िंदगी को फ़र्क पड़े। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये तो इंडियन फाइट जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे।